नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग। आइए हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक किया था। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही थी। ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवा दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कब बना था या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वो तो अपन ने देख लिया था कि 25 जनवरी 1950 को क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन किया गया था। ठीक है ना। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो अपन ने देख लिया था कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, 25 जनवरी 1950 रहने वाला है। ठीक है। अब एक चीज और देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किस किस के चुनाव करवाता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये किस किस के चुनाव करवाता है, ये बात आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो किस किस का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारी संसद के दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन है, या फिर स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा, सॉरी अगर मैं बात करूँ विधानसभा की यहाँ पर, तो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसकी बात हो जाती है। और विधान परिषद के चुनाव ये सब कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। यानी किस किस के चुनाव करवाता है वो बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाए जाते हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और दूसरा कौन सी होती है, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इनके चुनाव भी कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्टेट के अंदर, तो जैसे क्या होती है, विधानसभा है। और अगर किसी भी स्टेट के अंदर विधान परिषद भी होती है, जैसे विधान परिषद भारत के कितने राज्यों के अंदर है, तो विधान परिषद भारत के 6 राज्यों के अंदर आती है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन और विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव, ये सभी चुनाव कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। जैसे अभी आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में दो ऐसे स्टेट हैं जिनकी विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है। और एक जम्मू कश्मीर जो पहले इंडिया का स्टेट था, जम्मू कश्मीर, जो प्रेजेंट टाइम में क्या है, यूटी है। तो अभी फिलहाल आने वाली जो 5 अक्टूबर है, इसको क्या होने जा रहे हैं, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके बताऊंगा कि हरियाणा में जो चुनाव है विधानसभा के, ये कैसे होंगे और चुनाव की प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही है और कहां से कितनी सीटें आती है। ये आप एक अलग से वीडियो के अंदर देखेंगे कि चुनाव कैसे हो रहा है हरियाणा के अंदर, और जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव क्यों हो रहा है, ये आप एक वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो एक बार इतना सुन लो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसके चुनाव होने जा रहे हैं। कौन कंडक्ट करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है। तो ये किस किस के चुनाव करवाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी जो इलेक्शन है ना, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं बैलेट पेपर से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। ये आप आगे देखेंगे कि किस किस के चुनाव तो है बैलेट पेपर से होते हैं और किसके चुनाव ईवीएम से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी है, 25 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो वोटर्स की उम्र थी पहले, मिनिमम एज, वो पहले कितनी थी, वो पहले थी 21, 21 वर्ष उम्र हुआ करती थी। ठीक है। और अभी पीछे क्या कर दिया गया था कि मतदान करने की जो आयु है ना, ये 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी थी। तो शायद मैंने आपको बताया होगा
कि जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? 1950 के अंदर। और 1950 से लेकर के 1989 तक मतदान करने की जो आयु है ना, वो कितनी हुआ करती थी? वो 21 वर्ष हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन 1989 में ऐसा क्या हुआ कि मतदान करने की जो उम्र है वो कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो 1989 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होने थे ना, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले क्या होता है, एक अमेंडमेंट करवाया गया। कौन सा? 61वां अमेंडमेंट। तो 61वां अमेंडमेंट होता है 1989, 1989 में करवाया गया था। इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी की सरकार के अंदर ये अमेंडमेंट हमारे संविधान के अंदर हुआ। और इसी अमेंडमेंट के जरिए क्या कर दिया गया, मतदान करने की जो उम्र है ना, वो पहले कितनी थी? वो पहले 21 वर्ष थी। तो 21 वर्ष से कम करके कितनी कर दी? 18 वर्ष यहाँ पर उम्र कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। कौन से वाला? कि मतदान करने की जो आयु है ये कौन से संशोधन के माध्यम से कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई। तो आप क्या बताओगे? 61वां अमेंडमेंट हुआ था 1989 के अंदर। अब देखिए कुछ और अमेंडमेंट दे रखे हैं, जैसे 42वां जो अमेंडमेंट है ये 1976 के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था? ये जब हुआ जब हमारे देश में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था, और तीसरा आपातकाल 1975 से लेकर के 1977 तक रहा था। इस बीच में ये अमेंडमेंट हुआ। इसे क्या कहा जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसे लघु संविधान कहा जाता है। कौन से अमेंडमेंट को? तो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। और क्या चल रही थी? भारत में चल रहा था नेशनल इमरजेंसी। क्या चल रही थी? भारत में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, और इसी इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, ये एक अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर हुआ? एक और अमेंडमेंट आपको दे रखा है, कौन सा? 44। ये होता है 1978 के अंदर, 1978 के अंदर हुआ था। तो आपको अगर दो बातें याद रखनी है यहाँ से, कि जब 44वां अमेंडमेंट हुआ ना, एक तो ये किसकी सरकार में हुआ? तो ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। किसकी सरकार में हुआ था? ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो उन्होंने ये वाला अमेंडमेंट वहां पे करवाया था। और इसके माध्यम से एक जो हमारा फंडामेंटल राइट था, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था ना, इसको यहां से रिमूव कर दिया गया। क्या बना दिया गया? इसे लीगल राइट बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसी के तहत क्या होता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था? ये हमारा एक फंडामेंटल राइट था, ये हमारा एक मौलिक अधिकार था। लेकिन इसे रिमूव कब किया गया? तो इसी अमेंडमेंट के जरिए इसे क्या बना दिया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया, इसे लीगल राइट बना दिया। ठीक है ना, लीगल राइट बना करके कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 300A में इसको ऐड कर दिया गया था। पहले ये कौन से आर्टिकल में था? पहले आर्टिकल नंबर 31 में था, 31 के अंदर था। क्यों? क्योंकि पहले हमारे फंडामेंटल राइट कितने थे? तो वो 7 हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट है। एक रिमूव कौन सा कर दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? तो ये वाला 44th अमेंडमेंट यहाँ से हुआ था। और ये वाला जो अमेंडमेंट है ये 1992, 1992 के अंदर हुआ था। और इसमें ऐसा क्या हुआ था? तो याद है कुछ आपको कि जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं जो अनुसूची है या जो शेड्यूल है, इसमें किसको जोड़ा गया था? तो पंचायतों को यहाँ पर ऐड किया गया था। यानी जो पंचायती राज है ना, इसको किस में ऐड किया गया था? 11वीं अनुसूची के अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया गया था। तो ये चारों के चारों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर तो हमारा रहेगा सी। 61वां अमेंडमेंट हुआ था 1989 के अंदर, और वोट डालने की उम्र जो पहले 21 वर्ष थी ना, वो कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई थी। हो जाएगा? तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। संशोधन कौन सा हुआ था, याद रखना।
नेक्स्ट इसने क्या पूछा है, भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग जो है ये किस राज्य में किया गया था। देखिए बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये सबसे पहले इंडिया में यानी भारत में कहां पर लागू की गई थी या फिर कहां पर इसका ट्रायल किया गया था। आइए, अगर मैं कहूं कि ईवीएम, तो एक क्वेश्चन आता है कि ईवीएम का जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन किसने तैयार किया था। तो डिजाइन तो तैयार किया गया था एम वी हनीफ के द्वारा। एम वी हनीफ के द्वारा जो है ना ये ईवीएम का डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट अपन इसमें पढ़ लेते हैं क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जब तक नहीं थी तो फिर चुनाव कैसे हो रहे थे। तो चुनाव मैंने आपको बताया था कि जैसे 1952 में पहला चुनाव हुआ था, फिर 1957 में चुनाव होता है, फिर 1962 में चुनाव होता है, फिर 1967 में चुनाव होता है। ऐसे करते करते ये सारे चुनाव जो है ना, ये चुनाव किससे हुआ करते थे, ये चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाया जाता था। किससे होते थे, बैलेट पेपर से ही करवाए जाते थे। लेकिन बात ये थी, क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आसान होता था क्या, आसान तो नहीं होता था। जैसे 1952 के अंदर जो चुनाव हुआ, 1952 में जो चुनाव हुआ ना, ये कितने चरणों के अंदर हुआ था, ये 68 चरणों के अंदर हुआ था। ऐसा क्यों, क्योंकि चुनाव किससे हुआ था, चुनाव हुआ था बैलेट पेपर से। क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना आसान नहीं होता, जब काउंटिंग होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। काउंटिंग करने में आपको एक एक पेपर पढ़ना पड़ता है कि किसने किस पार्टी के या किस व्यक्ति को वोट किया है, ठीक है ना। अब क्या आ गई, अब आ गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये बात कब की है, तो ये डिजाइन इसने तैयार किया था 1980 के अंदर। 1980 में इसने डिजाइन तैयार किया। और भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसने सबसे पहले अपनी जो चुनाव है वो किससे करवाए थे, ईवीएम से। तो गोवा, और सॉरी गोवा नहीं आएगा, यहाँ पे आता है केरल। कौन सा आएगा, केरल आता है। इसका ऑप्शन रहेगा केरल। केरल जो है ना, इसमें चुनाव 1982 के अंदर, और एक विधानसभा क्षेत्र है पारूर नाम का। ये क्या था, ये पारूर एक विधानसभा क्षेत्र था जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार यहाँ पर ट्रायल किया गया था। तो केरल का अंदर करवाया गया था। गोवा ने 1999 के अंदर अपने जो सारे चुनाव है ना, अपने जो ऑल इलेक्शन है, अपने ऑल इलेक्शन किससे करवाए थे, ईवीएम से करवाए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार ट्रायल कब हुआ, 1982 के अंदर। कहां पर, केरल की विधानसभा के क्षेत्र से किया गया था। यही बात इसने पूछी थी कि पहली बार जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहां पर किया गया, आपने बताना है केरल के अंदर किया गया था। और केरल के अंदर भी एक विधानसभा क्षेत्र था, कौन सा, पारूर नाम का, यहां पर किया गया था ट्रायल इसका, ठीक है। और अब आपको पता ही होगा कि जैसे लोकसभा के चुनाव है, जैसे लोकसभा के चुनाव किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, तो विधानसभा के चुनाव भी किससे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। और गांवों के अंदर जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के जो चुनाव है ये भी किससे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो ये चुनाव कैसे करवाए जाते हैं, तो ये चुनाव करवाए जाते हैं बैलेट पेपर से। ये चुनाव कैसे होते हैं, ये बैलेट पेपर से करवाए जाते हैं आज भी। आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आज ईवीएम से नहीं होता है, किससे, बैलेट पेपर से होता है। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किससे होता है, बैलेट पेपर से होता है। ऐसे ही राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, बैलेट पेपर से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज कहाँ पर होता है, इन चुनावों के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के, और जो पंचायती इलेक्शन होते हैं ना, यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, ईवीएम का प्रयोग होता है। हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर तो हमारा हो जाएगा
बी केरल हो गया। एक बात और याद रखिए, ईवीएम जो है ना, ये इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एमवी हनीफ के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो ये पूछ सकता है कई बार कि डिजाइन किसने तैयार किया था? एमवी हनीफ के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी ये क्या पूछ रहा है आपसे? अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने ये है। इसने पूछा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? क्या पूछा गया है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि भारत में पहला चुनाव हुआ कब था। देखिए, अगर मैं बात करूं इंडिया की, भारत की, भारत में सबसे पहला चुनाव जो है ना, भारत में पहला चुनाव करवाया कब गया था, या फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ था? तो शुरू तो होता है अक्टूबर 1951 से। ये पूरा कब हुआ था? पूरा होता है फरवरी 1952 के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? इतना टाइम क्यों लग गया चुनाव करवाने में? तो सुनो कि उस समय जो चुनाव हुआ था ना, ये चुनाव कैसे हुआ? ये चुनाव बैलेट पेपर से करवाया गया था। किससे हुआ था? ये चुनाव बैलेट पेपर से करवाया गया था। पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, इस समय हमारे देश की जनसंख्या क्या थी? बहुत ज्यादा अनपढ़ थी। अनपढ़ कहूं तो कितनी? 80%। 100 में से 80 लोग क्या थे? अनपढ़ के बराबर थे। उनको नहीं पता था कि वोट कैसे करते होते हैं, यहाँ पर जो वोटिंग के लिए सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो अब ये एक प्रकार की क्या थी? चुनौती थी कि चुनाव इंडिया में करवाएं तो करवाएं कैसे। तो आप याद रखिए कि जब 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन हुआ ना, तो मार्च महीने के अंदर ये कार्यभार किसको सौंप दिया गया? ये सुकुमार सेन को सौंपा गया था। तो सुकुमार सेन जो है ना, ये क्या हुआ करते थे? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, चाहे मुख्य कह लो चाहे अन्य कह लो, ये एक ही व्यक्ति हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, देखिए, जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग है, इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? इसमें एक ही व्यक्ति हुआ करता था। कब से कब तक? तो 1950 से लेकर के ना 1989 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर थे? एक सदस्य ही हुआ करता था। कितने थे? एक सदस्य ही हुआ करता था। ठीक है। अब वही मुख्य है और वही क्या है? अन्य है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले व्यक्ति कौन थे? सुकुमार सेन को ये वाली जिम्मेवारी दी गई थी। ठीक है। तो इन्होंने चुनाव जो करवाए ना, ये कितने चरणों में करवाए थे? ये 68 चरणों में चुनाव करवाए गए थे। 68 चरणों के अंदर। ठीक है। और किस किस के चुनाव हुए थे? तो पहला चुनाव, दूसरा चुनाव और तीसरा चुनाव, यानी 1967 तक के चुनाव जो है ना, वो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव ये एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन 1967 के इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कुछ स्टेट थे जिनमें क्या लग गया था? प्रेसिडेंट रूल लग गया था। इसके चलते चुनावों का जो समय है ना, वो आगे पीछे हो गया था। तो उसके बाद से आज अगर हम देखें तो कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे कभी 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी 3 राज्यों के चुनाव होते हैं, कभी 2 राज्यों के चुनाव होते हैं। जैसे अभी हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी ये इस गवर्नमेंट का ये प्रयास चल रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या हो? एक राष्ट्र एक चुनाव। हो सकता है आने वाले कुछ समय के अंदर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो है ये वापिस एक साथ करवा लिए जाए सभी राज्यों के। इससे क्या होगा? इससे एक तो समय बचता है और दूसरा चुनाव करवाने में सरकार का खर्चा बहुत आता है, तो वो खर्चा बच जाता है एक प्रकार से। ठीक है ना। करना क्या होता है, क्योंकि ये चुनाव किससे होते हैं? जैसे लोकसभा का चुनाव है, ये भी किससे होगा? ईवीएम से। विधानसभा का चुनाव है, ये भी किससे होगा? ईवीएम से। तो एक मशीन अलग लगानी है। जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव में वोट करेगा वो विधानसभा के चुनाव में वोट भी कर देगा। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चल रही है। तो ये जो थे मुख्य। अभी अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन आते हैं, तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं ना, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजीव कुमार। ये तो वर्तमान में चल रहे हैं। अभी अभी 2 अन्य व्यक्ति भी और आते हैं। देखो, अभी चुनाव आयोग में
कुल कितने सदस्य हैं? कुल 3 सदस्य है इसके अंदर। कुल कितने हैं? 3 सदस्य। और ये कब से कब कब तक किया गया था? 1993 के अंदर इसको कितना कर दिया गया? 3 सदस्य कर दिया गया था। तो आज अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो तो आपने बता दिया राजीव कुमार है। आपने कमेंट करके बताना है कि इसमें से दो जो अन्य चुनाव आयुक्त है ना, ये कौन है? दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आपने कमेंट करके बताना है। क्योंकि अभी 3 सदस्य है, तो 3 में मुख्य कौन है? राजीव कुमार है, और 2 अन्य कौन है, ये आप कमेंट करके यहाँ पे बताओगे। ठीक है, तो यही बात इसने पूछी थी कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो पहले कौन थे? वो थे सुकुमार सेन यहाँ पे। ठीक है, सुनील अरोड़ा भी रह चुके हैं, टीएन शेषन भी रह चुके हैं। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसने पूछा है कि जो ईवीएम है ना, इसमें पहली बार एक नोटा का विकल्प दिया गया था। ये जो नोटा लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको कैसे लिखा जाएगा? NOTA, नोटा। ये नोटा का जो एक बटन होता है ना, ये पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं हुआ करता था। पहले इसको समझो, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप चुनाव में वोट करने के लिए जाते हो, तो इस प्रकार से क्या होती है, एक मशीन लगी होती है, और यहाँ पर तो इनके नाम लिखे होते हैं कैंडिडेट के कि कौन सा किसका वोट करना है, और यहाँ पर क्या होते हैं, इनके बटन दिए रहते हैं कि इनके सामने वाला जो बटन है ना, वो आपको यहाँ पर दबाना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीछे पता है क्या कम किया? ये निर्णय आया था 2013 के अंदर। 2013 में यहां पर एक नाम लिखा आपको मिल जाएगा NOTA, और नोटा के सामने एक बटन मिल जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, इसमें आपको क्या मिल जाएगा? लास्ट के अंदर एक बटन है, किसका? नोटा का। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कई बार ऐसा होता है, अपन लोग क्या सोचते हैं कि कोई विधानसभा का चुनाव चल रहा हो, या लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, या फिर ग्राम पंचायत का चुनाव हो, तो कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे तो इनमें से कोई व्यक्ति है जो पसंद ही नहीं है, मतलब मैं इनमें से ना किसी पार्टी के व्यक्ति को वोट देना नहीं चाहता। तो वो व्यक्ति अपना वोट किस पे दे सकता है? वो अपना नोटा का बटन दबा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले जो कैंडिडेट है ना, इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं है, मैं इनमें से किसी एक को वोट भी नहीं दूंगा। तो उसने वोट कहां पर कर दिया? उसने कर दिया नोटा के ऊपर अपना वोट। तो यही बात इसने पूछी थी कि जो नोटा का विकल्प है ना, इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो पहली बार 2013 के अंदर इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब सोचो क्या होता है अगर नोटा के ऊपर ज्यादा वोट आ गए, अगर नोटा पर ज्यादा वोट आ गए तो फिर क्या होगा? तो फिर वैसे तो कुछ नहीं होता है। अगर नोटा के ऊपर ज्यादा वोट आ गए तो इतना ही होगा कि नोटा से बाद में जो ज्यादा वोट जिस भी कैंडिडेट को आए हैं ना, उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। अब ये नहीं है कि नोटा के ऊपर ज्यादा वोट आ गए तो फिर इलेक्शन दोबारा करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन दोबारा नहीं होगा, सिर्फ देखा जाएगा कि नोटा के बाद में पहले नंबर के ऊपर कौन सा व्यक्ति है, या ए है, बी है, सी है, कौन से वाला है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे ना, वो क्या हो जाएगा? वो विजय घोषित कर दिया जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो नोटा के बारे में पूछा था, 2013 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला इसने पूछा है, भारत में चुनाव जो है ना, ये होते हैं, कहने का मतलब इंडिया में जो इलेक्शन है ये किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के चुनाव करवाए जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन। सेकंड है अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। और तीसरा दे रखा है दोनों रूपों में। तो इंडिया के अंदर चुनाव जो होता है ना, वो दोनों रूपों में करवाया जाता है। अब सुनो, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, या प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये हुआ कि वो चुनाव जिसमें जनता वोट करे, जिसमें जनता वोट करे, वो चुनाव क्या है? वो चुनाव होता है प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे ये चुनाव किस किस का होता है? तो ये चुनाव आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव जो है ना, ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे विधानसभा के चुनाव जो है ना, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव। ठीक है, ऐसे ही जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं ना, ग्राम पंचायतों के चुनाव, ये भी क्या है? ये भी
कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। तो ये इलेक्शन कैसे होते हैं, ये चुनाव के अंदर जनता वोट करती है, तो वो चुनाव क्या है, वो प्रत्यक्ष चुनाव है, हो जाएगा। सेकंड आपसे पूछ लिया है अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। इस अप्रत्यक्ष का, ऐसा इलेक्शन जिसमें देश की जनता वोट ना करे, जनता वोट ना करे, वो चुनाव कैसा है, वो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, यहां पर वोट कौन करेगा, तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो यहां पर वोट करते हैं। और प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जहां पर वोट करते हैं ना, वो इलेक्शन कैसा है, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये चुनाव किस किस के होते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अंदर प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है, या फिर आप देखें कि जो राज्यसभा का चुनाव भी होता है ना, ये भी किससे होता है, ये भी जनता के प्रतिनिधि ही चुनते हैं, यानी एमपी और एमएलए वोट करते हैं। कभी आपने ऐसा नोट किया कि अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, और जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये देश की जनता से वोट मांग रहे हैं। ऐसा सुनने में आया, कभी नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं होता, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं है, राज्यसभा के चुनाव में जनता का कोई रोल नहीं है, तो फिर किसका है, एमपी और एमएलए का चुनाव होता है। इसीलिए याद रखना कि भारत में जो चुनाव होते हैं ये दोनों रूपों के अंदर होते हैं। दोनों का मतलब क्या हुआ कि एक तो प्रत्यक्ष रूप से भी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, दोनों रूपों के अंदर होता है। क्लियर हुआ। चलिए फिर अगला जो है क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसका प्रयोग मतदान की स्याही के रूप में होता है। ये बात अच्छी बहुत पूछी गई है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि जब अपन लोग वोट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम वोट करने के लिए गए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगी हैं, अपन एक बटन दबाया और बटन दबाने के बाद हमारी उंगली के ऊपर है ना, वो एक स्याही लगाते हैं, वो स्याही क्या होती है, ये बात ये पूछ रहा है। तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगर आपने केमिस्ट्री को पढ़ रखा हो ना, तो आपको ये बताने में आसानी हो जाएगी। देखिए पहला जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये कहां पर यूज होता है, ये यूज होता है फोटोग्राफी के अंदर। कहां पर, ये फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है, ये तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, याद रखना। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि ये आप तो केमिस्ट्री लेके आगे, बीच में केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये चीज पूछता है एग्जाम के अंदर। सेकंड दे रखा है AgNO3, इसका मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट होता है। और यही इसी का प्रयोग होता है कहां पर, तो सिल्वर नाइट्रेट ही होती है AgNO3, जो क्या होती है, मतदान की स्याही होती है। क्या होती है, मतदान स्याही के रूप में है ना, किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं AgNO3। या तो लिखा आएगा सिल्वर नाइट्रेट, या फिर ऐसे ऑप्शन मिलेगा तो आपने देखना है AgNO3 होता है, ठीक है ना। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने केमिस्ट्री को नहीं पढ़ रखा ना, तो उनके लिए ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि मुश्किल है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जिसने केमिस्ट्री को पढ़ रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी एक नाम याद रखना, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट भी लिखा आएगा ना, तो वो क्या है, वो मतदान की स्याही होती है। एक ऑप्शन दे रखा है AgI, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसे क्या बोलते हैं, इसे सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है। और सिल्वर आयोडाइड का मतलब आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, यानी कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका प्रयोग होता है, तो कृत्रिम वर्षा करवाने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है।
कौन सा ऑप्शन है? AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किस में होता है? तो कृत्रिम वर्षा करवाने में या आर्टिफिशियल रेन करवाने में होता है। अब आपने सोचा होगा कि कृत्रिम वर्षा करवाने का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1984 3 दिसंबर की वो घटना थी 1984 के अंदर, भोपाल के अंदर एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसके अंदर काफी लोगों की वहां पर जान भी गई थी, और उस गैस का जो रिसाव हो गया था, जिसके चलते क्या हुआ था, और वो गैस भी कौन सी थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जिसके चलते काफी लोगों की वहां पर जान भी गई थी। और उस गैस को वातावरण से जमीन पर लाने के लिए ना वहां पर कहते हैं आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक ऑप्शन दे रखा है AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहां पर होता है? इसको होरन सिल्वर भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे होरन सिल्वर भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये तो मैंने चलो करवा दिया आपको चारों के चारों ऑप्शन, लेकिन हमारा मेन ऑप्शन कौन सा था? मेन जो हमारा ऑप्शन है वो यही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। किसमें? तो ये पूछना कि मतदान की स्याही के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग यहाँ पे होता है। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और आप एक काम कीजिए, इन क्लासों को कंटिन्यू देख लीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो जो प्रीवियस मैंने क्लासें ली है उन सभी को आप देख लीजिए, आपको पॉलिटी का एक एक पॉइंट पता लग जाएगा। ठीक है। जैसे ही पॉलिटी फिनिश हो जाएगी ना, तो हम इसी चैनल के ऊपर क्या शुरू करेंगे? बायोलॉजी को शुरू करने वाले हैं। और ये जो बायोलॉजी है ये आपको विद इमेज के साथ मैं करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।